हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 6 की होम साइंस की बुक। और ये गृह शिल्प नाम है इसका। यूपी का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आपके ये बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकें काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो इस क्लास में हम करेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए ये बुक्स आपकी काफ़ी यूज़फुल है। तो एक तरह से हम कम समय में ज़्यादा नॉलेज इसमें पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्वास्थ्य, और इसमें जो स्टोरी वगैरह है उसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो दी हुई है नियमित और अनियमित दिनचर्या। तो देखो, नियमित और अनियमित दिनचर्या है क्या। देखो, अगर हमारी रहन सहन का, खान पान का, सोने जागने का कोई टाइमिंग नहीं है तो उसे हम कहते हैं अनियमित दिनचर्या। और नियमित दिनचर्या क्या होती है, अगर हम सारे काम अपने एक व्यवस्थित तरीके से करें, जैसे कि प्रातः उठना, शौच आदि से निवृत्त होना, व्यायाम, स्नान, नाश्ता, स्कूल जाना, खेलना वगैरह, ये सभी चीज़ें। और बड़ों के लिए अलग हो सकती है दिनचर्या। तो ये निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन करना, तो हम एक तरह से ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो यही हमारी होती है नियमित दिनचर्या, जिसके लिए हमारा एक व्यवस्थित तरीका होता है सभी काम को करने का। इसके बाद बाकी क्या दिया हुआ है, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ देख लेते हैं। स्वस्थ शब्द सु और अस्त को मिलाकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर, और अच्छी और अस्त का अर्थ है स्थिति। तो इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग और आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णतः विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य है। तो केवल बीमारियों और दुर्बलता से मुक्त रहने को ही हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। तो मतलब हमें ओवरऑल तरीके से स्वस्थ रहना है, सिर्फ शरीर से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं कह सकते। मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ होने ज़रूरी हैं, तभी हम उसे स्वस्थ कहेंगे किसी भी इंसान को। तो अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केश, पुष्ट मांसपेशियाँ, हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना, स्फूर्तिवान रहना, यानी चुस्ती फुर्ती रहना हमेशा शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता होना, यानी कि इम्यूनिटी होना, और सभी कार्यों को लगन और तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना, गहरी नींद लेना। तो अगर हमें नींद नहीं आती है तो भी हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि स्वस्थ शरीर में शामिल होती हैं। सकारात्मक सोच रखना, व्यवहार करना, शरीर के सभी अंगों और तंत्रों आदि का समुचित रूप से कार्य करना। तो ये सभी हमारे होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। तो अभी आगे देख लेते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद लेना ज़रूरी होता है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलकूद भी ज़रूरी होता है। और अगर आप बड़े हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है। तो ये सभी हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्वच्छता। इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो इसमें बात की जा रही है साफ़ सफाई की। तो सफाई का अर्थ क्या है। सफाई का अर्थ है कि गंदगी को दूर करना और प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित और व्यवस्थित रखना। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। बाकी घर की जो साफ़ सफाई है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि मक्खी, मच्छर या फिर रोग ना फैलें। तो घर स्वच्छ होने पर मक्खी, रोग फैलाने वाले कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मक्खियाँ कीटाणु गंदे स्थानों में वृद्धि करते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, स्वच्छता के बारे में ही इसमें हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि घर की सफाई को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें घर की सफाई की बात हो रही है। तो घर की सफाई को हम 5 भागों में बांटेंगे। दैनिक स्वच्छता, पहला है दैनिक स्वच्छता। इसमें हमारी जो रोज़मर्रा की सफाई होती है वो आती है, जैसे कि घर के सभी कमरों, बरामदों में झाड़ू पोछा लगाना, कच्चे घरों में लिपाई करना, और बाथरूम की सफाई करना, शौचालय की सफाई करना, आंगन की सफाई,
रसोई कक्ष के बर्तनों की सफाई और सजावट की वस्तुओं को पोंछना, घर की नालियों को साफ करना और कपड़ों की सफाई करना, ये सभी आती है हमारी दैनिक सफाई में। और साप्ताहिक सफाई की बात करें तो इसमें ये स्वच्छता आती है हमारी, जो कि हम डेली नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आता है, कमरों में लगे जाले साफ करना, खिड़की दरवाजे झाड़ कर पोंछना और बिस्तर की चादर गिलाफ बदलना और साफ करना, ये सब आता है हमारा साप्ताहिक सफाई में। फिर मासिक सफाई की बात करें तो इसमें ये वो सफाई आती है जो कि हम रोज़ या फिर सप्ताह में नहीं करते हैं। तो ऐसी सफाई महीने में एक बार हो जानी चाहिए, जैसे कि कमरे के फर्नीचर, अलमारी और अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना, घर के कपड़ों, मसालों और अनाज को धूप दिखाना। तो ये सभी मासिक सफाई में आते हैं। फिर आती है हमारी वार्षिक सफाई, जो हम एक साल में करते हैं। तो इसमें हम करा सकते हैं घर की मरम्मत टूट फूट की, और पुताई करवा सकते हैं, फर्नीचर, पलंग, चारपाई की मरम्मत करवा सकते हैं, घर का जो बेकार फालतू सामान है उसको निकाल सकते हैं, टूटे सामान की मरम्मत करवाना, ये सभी हमारे वार्षिक सफाई में आते हैं। फिर आती है हमारी आकस्मिक स्वच्छता। तो ये होती है हमारी जैसे मौसम बदलने पर, मतलब ऋतु परिवर्तन पर, या फिर शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई, इसमें आती है हमारी आकस्मिक सफाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली सफाई किस में आती है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो घर की साफ सफाई के साधन और उपयोग दिए हुए हैं, तो ये सभी साधन और उपयोग हम यूज़ करते हैं, ये तो सभी को पता है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। वही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि आपकी ज़रूरी हैं। तो इसमें दिया हुआ है, देखो, कचरा रखने के लिए नगर पालिका के द्वारा गीले कचरे फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग हरा और सूखे कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग नीला रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि गीला कचरा जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक और उसमें कांच में ना मिल जाएं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें पशु वगैरह भी खा लेते हैं, तो अगर वो खा लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, कांच और प्लास्टिक अगर खा लेंगे तो। और जो सूखे कचरे की रिसाइकलिंग आसानी से की जा सकती है, और जो गीला कचरा होता है वो हमारा मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो इसी पर्पज़ से ये हमारे कूड़ेदान अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग कूड़ा इनमें रखा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये ज़मीन के अंदर गल नहीं पाती, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है, और पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस चारों तरफ फैलती है, जिससे सांस और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए पॉलीथीन वगैरह ना जलाएं। और ये नदी नाले में जाकर उनके बहाव को रोक देती है, जो गंदगी, बीमारी और बाढ़ का कारण बनती है। तो ये सेकंड चैप्टर था हमारा। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा पोषण। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है महत्वपूर्ण। तो पोषण क्या है, सबसे पहले भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना और सभी अंगों का समुचित विकास करना, ये सभी हमारे पोषण में आते हैं। और शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। और बाकी हमारे भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल और दूध की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, भोजन की ज़रूरत पड़ती है कार्य करने के लिए, ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है भोजन से, शारीरिक वृद्धि और बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव और हड्डियां मजबूत होती हैं। पोषक तत्व क्या हैं? तो पोषक तत्व देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। कुछ जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में होते हैं हमारे, कुछ भोजन में पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न रोगों से बचाव करते हैं, कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कुछ शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, और कुछ ऊष्मा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। भोजन पकाकर खाने से क्या लाभ होता है? देखो, एक तो पचाने योग्य बनाने के लिए हम उसे पकाते हैं भोजन को, स्वाद बढ़ाने के लिए पकाते हैं, और हानिकारक कीटाणु नष्ट करने के लिए पकाते हैं। तो भोजन पकाने से पूर्व क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए? एक तो साग सब्जी धोने के बाद ही काटें, चावल पकाते समय मांड ना निकालें, और आटा छान कर रोटी ना बनाएं। तो चोकर सहित रोटी बनाने से रोटियां पौष्टिक होती हैं। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान और स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए।
भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए जिससे गैस की बचत हो। तो भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं देख लेते हैं। एक तो होता है जल द्वारा पकाना। तो जल द्वारा हम किस तरह से पकाते हैं, एक तो उबाल कर पकाते हैं और दूसरा सूप बनाना। तो सूप बनाने में भी हम जल का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है भाप द्वारा पकाना। भाप में भी आपका आता है वाष्प द्वारा पकाना और भपाना। तो इसमें आप देख सकते हैं इस विधि में भोज्य पदार्थों को पाई जाने वाली नमी ही उसको पकाने में सहायक होती है, पानी नहीं डालते हैं, वाष्प द्वारा ही पका देते हैं। भपाना में क्या होता है, इस विधि में भगोने में पानी रखकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं तथा पानी को गर्म करते हैं। पानी उबलने लगता है तो उसकी भाप बाहर निकलती है। जिस वस्तु को पकाना हो कपड़े के ऊपर रखकर पका लेते हैं, जैसे बेसन का फर्रा, चावल का फर्रा, बेसन का ढोकला। तो इस तरह से भी पकाते हैं। इससे कई लाभ होते हैं। पोषक तत्वों की क्षति कम होती है, पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है और भोजन हल्का और सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है। चिकनाई द्वारा पकाना, ये चिकनाई द्वारा जो पकाते हैं ये भी दो तरीके से पका सकते हैं। एक तो कम घी या तेल में पकाते हैं हम, उथली विधि भी कहते हैं इस विधि को। दूसरा नाम पूछा जा सकता है इस विधि का। इसमें भोज्य पदार्थ सेंकने या तलने के लिए कम मात्रा में तेल घी का प्रयोग करते हैं। इस विधि से पराठा, चीला, डोसा और आलू की टिकिया पकाते हैं। फिर होता है एक अधिक तेल या घी द्वारा पकाना। तो इससे हम इसको गहरी विधि भी बोलते हैं और इस विधि से हम पकाते हैं पकौड़ी, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा। आपने देखा होगा इसमें डुबोकर तेल में जब इसको पकाते हैं। आग की आंच में पकाना, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो होता है भूनना। तो भूनने के लिए हम आग में वो वस्तु डाल देते हैं और इस तरह से भून लेते हैं, तो ये भूनी जाती हैं आलू, बैंगन, शकरकंद। सेंकना, तो इस विधि में आग की आंच थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसमें तंदूरी रोटी और बाटी सेकी जाती है। बाटी, तो तंदूरी रोटी पकाने के लिए गहरा चूल्हा होता है जिसे तंदूर कहते हैं। बाकी देख लेते हैं और क्या है इसमें। कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ भी होते हैं कुछ, जिन्हें कि हम धोकर कच्चा खा सकते हैं। तो ये होते हैं अमरूद, केला, संतरा, अनानास। इसमें फ्रूट्स आते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी आती हैं। तो ये वेजिटेबल्स भी हैं इसमें जो कच्ची हम खा सकते हैं। बाकी हम चना वगैरह भी भिगो कर खा सकते हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत होती है और जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। उसी भोजन को हम कहेंगे संतुलित आहार। तो सिर्फ दाल चावल या फिर दाल रोटी ही हमारा संतुलित आहार नहीं होता है, हमें बदल कर खाना खाना चाहिए, तरह तरह का खाना खाना चाहिए, तभी हमें संतुलित आहार मिलेगा। तो वही है कि जो ज़्यादा श्रम करते हैं उनको ज़्यादा अधिक मात्रा में संतुलित आहार चाहिए और जो कम मेहनत करते हैं उनको कम संतुलित भोजन की ज़रूरत पड़ती है। संतुलित भोजन में कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या है। तो संतुलित आहार के लिए देखो, जो गर्भवती माँ होती है उसको सिर्फ दाल रोटी काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रतिदिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, सलाद उचित मात्रा में देना चाहिए। और पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, कैल्शियम हेतु दूध, दही, पनीर ये सब देने चाहिए। और आयोडीन की पूर्ति के लिए सब्जी में प्याज और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। बच्चे के जन्म के 6 माह बाद उसके खान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रोटीन के लिए दूध, दाल का पानी बच्चे को दें। और कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए चावल का माड़, रोटी का छिलका ये सब दे सकते हैं। और बढ़ते हुए बच्चों को ये सब खाना देना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सलाद, दूध और दही। तो दालों को मिलाकर बनाई हुई मिक्स दाल भी बहुत पौष्टिक होती है। किशोरावस्था के लिए संतुलित आहार की बात करें तो इसमें लोह युक्त तत्वों की पूर्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चुकंदर ये आप दे सकते हैं। और प्रतिदिन नाश्ते में पूड़ी, पराठा आदि कम प्रयोग करें। अंकुरित चना, मूंग, दलिया, मौसमी फल, दूध, दही ये सभी पौष्टिक होने के साथ साथ भोजन का ठीक ढंग से
पचाने में सहायक भी होते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि बहुत महंगे भोज्य पदार्थ जो होंगे, काजू बादाम सेब, ये आदि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मौसमी फल और सब्जियां जो होते हैं आपके जैसे हर मौसम में जो फल आते हैं नए नए, वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं, तो वो आप खा सकते हैं हर मौसम में। जंक फूड की बात करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की जगह फलों का रस, लस्सी, मट्ठा, शरबत इनका प्रयोग करें, क्योंकि जंक फूड हमारे सेहत के लिए हानिकारक हैं। इनमें आते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह, काफ़ी सारे फूड शामिल होते हैं जंक फूड में। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रोग और उनसे बचाव। देखो, रोग का अर्थ होता है अस्वस्थ होना, तो शरीर का पूरी तरह से कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना रोग कहलाता है। और अस्वस्थ रोगी जो होता है, जो रोगी होता है, व्यक्ति में स्फूर्ति और उमंग की कमी रहती है, उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक। तो असंक्रामक रोग जो होते हैं ये वो होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते और पोषण की कमी से हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी का हो जाना। और कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं, यानी अगर आपके माँ बाप को हैं तो आपको भी हो सकते हैं। इसमें ही एक रोग है ये हमारा वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। ये हमारा जो रोग है ये वंशानुगत है। अगर आपके पेरेंट्स को ये बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। इसमें रोगी हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। संक्रामक रोग वे होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म जीवों से होते हैं, और ये सूक्ष्म जीव माध्यमों से, निम्नलिखित माध्यमों से मानव शरीर में प्रवेश कर देते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से फैलते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने से या तो हवा से फैल जाएंगे, किसी ने छींक दिया उससे फैल जाएंगे, हाथ किसी से आपने टच कर लिया उसका कीटाणु वाला तो उससे फैल जाएंगे। तो और कई तरह से खाने पीने की चीज़ों से फैल सकते हैं। दूषित खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से पेट में कृमि हो जाते हैं। तो ये नाम दिए हुए हैं किस तरह के हो जाते हैं ये, राउंड कृमि, वीप कृमि, हुक कृमि। तो इनसे क्या हो सकते हैं, हैजा और टाइफाइड जैसे रोग हो सकते हैं। संक्रमित मिट्टी के संपर्क द्वारा कृमि संक्रमण फैलता है, जिससे शरीर में खून की कमी, कुपोषण, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त आदि लक्षण पाए जाते हैं। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक ये सब रोग हो जाते हैं जो हवा में कीटाणु होते हैं। मच्छर के माध्यम से होते हैं मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंगू। तो कुछ चर्म रोग व्यक्ति के स्पर्श से भी फैलते हैं, जैसे दाद और खाज। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे संक्रमित बच्चों के शौच में कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से अंडे मिट्टी मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से, बिना ढका भोजन करने से शरीर में कृमि का संचरण होता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। जिसमें 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा स्कूल और आंगनबाड़ी के माध्यम से खिलाई जाती है। तो शरीर का रोगों से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, तो अच्छी आदतें कुछ अपना करके हम कर सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, सुबह ब्रश करें, ढका हुआ खाना खाएं, शौचालय का प्रयोग करें शौच के लिए, और हाथों को साबुन से धोएं खाने से और खाने के बाद, खाने से पहले और खाने के बाद। आसपास हमेशा सफाई रखें। दूसरा, व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। पौष्टिक आहार लें, प्रतिरोधक टीके और दवाएं लें, जैसे कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, और हमें समय से बच्चों को सभी आवश्यक टीके लगवा देने चाहिए। आपको पता ही है, कुछ ईयर्स तक बच्चों में टीके लगवाए जाते हैं, जिससे उन्हें चेचक, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, तपेदिक हैजा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से वो बच सकें। इसके लिए उनको टीके लगवाए जाते हैं, तो टाइम से लगवाएं। तो गंदगी से होने वाली कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि पेट के कीड़े हो सकते हैं, और पेट के इनसे पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी होती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, शरीर का वजन कम हो जाता है। और गंदगी से ही हैजा नामक रोग होता है, और इस रोग में उल्टियाँ, दस्त होते हैं, तो कभी कभी मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो रोगों से बचने के लिए हमें अपने खाने की वस्तुओं को मक्खी से बचाना चाहिए। कुओं में लाल दवा डलवाकर पानी को शुद्ध कर लिया जाए, और खुली व अशुद्ध खाने पीने की चीज़ों का उपयोग ना करें, और शौचालय का प्रयोग करें और उसे साफ रखें।
तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है हमारा प्रदूषण। तो देखो जो हमारे आसपास की जगह होती हैं, शुद्ध जल होता है, शुद्ध वायु होता है, स्वच्छ आवास, स्वच्छ भोजन, इसको अगर मतलब इसमें गंदगी आ जाए या फिर साफ़ सुथरा ना हो ये, तो मतलब किसी और कारण से ये अशुद्ध हो जाए, तो इसको ही हम कहते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण जो है फैलने के कारण कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, वन, जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और वातावरण में संतुलित मात्रा में होते हैं। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण जो है ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा ही फैलता है और प्रदूषण के कारण सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही गिद्ध जाति के पक्षी हमारे देश से विलुप्त हो गए। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते थे। तो मतलब एक दवा आती थी जिसको खा करके इनकी किडनी फेल होने लगी और इनकी प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। तो नदियों में, तालाबों में नहाने, कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के प्रकार हैं जल, ध्वनि, वायु और मृदा। 4 प्रकार के होते हैं ये। तो वही है कि देखो हर जगह वही गंदगी अलग अलग तरह से जो हम प्रदूषित करते रहते हैं, वही है प्रदूषण। अब चाहें तो इसको देख सकते हैं डिटेल में। देखो, लोगों द्वारा तालाबों, झीलों, नदियों में साबुन लगाकर नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, मृतक पशुओं की लाशें फेंकने, गंदे नाले का पानी गिराने, जलाशयों के किनारे शौच करने, कूड़ा करकट फेंकने से जल प्रदूषित हो जाता है और ऐसे जल को पीने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। टाइफाइड, पीलिया, हैजा, डायरिया, पेचिस। तो कभी कभी पूछा जाता है अशुद्ध जल से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये ध्यान रखें बीमारियों के नाम। स्वच्छ जल का काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में। तो जैसे कि हम बात करें भोजन को पचाने में, रक्त को तरल बनाने में, शरीर के दूषित पदार्थ को बाहर निकालने में जल का हमारा प्रयोग होता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये पेयजल और स्वच्छ होना चाहिए। तो जल पीने के लिए ही नहीं बल्कि सिंचाई, विद्युत, मत्स्य पालन और परिवहन उद्योग कई कार्यों में ये काम आता है। तो जल के बचाव के ये उपाय आप कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद कसकर टोटी बंद करें। गिलास या मग का प्रयोग करें। टोटी से अगर डायरेक्ट पानी जाएगा तो बहुत ज़्यादा बह जाएगा। और बारिश के पानी को इकट्ठा करके आप प्रयोग में ला सकते हैं। और सार्वजनिक नलों पर भी ध्यान दें कि वो बंद होने चाहिए, कभी किसी ने खुले छोड़ दिए हों। तो अगर बूंद टपक भी रही है तो उसके नीचे बर्तन आप रख दें। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। तो पीने तथा खाना बनाने का पानी साफ बर्तन में ढककर रखें। हैंडल लगे बर्तन का प्रयोग करें। मल विसर्जन के लिए शौचालय का प्रयोग करें। मृत पशुओं को आबादी से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें। कपड़ों की धुलाई, बर्तन की सफाई वगैरह कुएं से दूर करें। और पशुओं को नदी नहर में ना नहलाएं। कुएं और हैंडपंप के आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। और इसकी निकासी के लिए पक्का चबूतरा वगैरह ग्राम प्रधान से कहकर बनवाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और उसकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मानव शरीर के भार का 70% और पेड़ पौधों के भार का 80% भाग पानी होता है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलने से बनता है। तो जल का रासायनिक संकेत है H2O। हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन का 1। तो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्राथमिक चिकित्सा। तो इसमें हम देख लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हैं जो दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर के देखने से पूर्व की जाती है। तो अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना हमारी होती रहती है किसी न किसी के साथ। तो वही डॉक्टर के पास पहुंचने तक कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कुछ चीज़ें की जाती हैं जिनको कि हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या क्या सामान हमारी उसमें होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, तो ये दिया हुआ है। जैसे कि बाम,
ये होना चाहिए सर दर्द, सर्दी जुकाम, हाथ पैर और कमर दर्द के लिए। रुई और पट्टी होनी चाहिए घाव साफ करने के लिए और बांधने के लिए घाव पर। डिटोल होना चाहिए घाव को साफ करने के लिए। बैंडेड होनी चाहिए, छिलने और कटने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए इसमें। इनो होना चाहिए, पुदीन हरा होना चाहिए जिससे पेट की समस्याओं में हम इसे इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रोल होना चाहिए निर्जलीकरण से बचाव के लिए। और एंटी एलर्जिक दवा होनी चाहिए खुजली और चकत्तों से आराम के लिए। थर्मामीटर होना चाहिए बुखार नापने के लिए। ग्लूकोज होना चाहिए थकावट और बेहोशी होने पर आने पर इसे हम यूज़ कर सकते हैं। कैंची होनी चाहिए पट्टी को काटने के लिए और भी काम करने के लिए। तो बाकी देख लेते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दवाओं को खरीदते समय उनकी खराब स्थिति होने की तिथि जरूर देख लें। पेटिका में रखी वस्तुओं को समय समय पर जांच करते रहें। तो एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन हटा दें और पेटिका में दवा और अन्य सामग्री समाप्त होने पर पुनः खरीद लेनी चाहिए। प्राथमिक उपचार देखो कौन से रोग पर हम किस तरह से प्राथमिक उपचार कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो बर या फिर मधुमक्खी अगर काट ले तो क्या करना चाहिए। जब कोई विषैला जीव जैसे बर या मधुमक्खी काट लेती है तो उसे भयंकर पीड़ा और जलन होती है। चकत्ते पड़ जाते हैं, कभी कभी डंक मारने पर उनकी नोक टूटकर शरीर में रह जाती है जिससे विष फैलने का स्थान सूज जाता है और जलन होती है। तो क्या करें प्राथमिक उपचार इसमें, कटे हुए स्थान को स्प्रिट और साबुन से धो लें। तो डंक वगैरह रह गया हो तो उसे निकाल दें और इतना दबाएं उस जगह को कि शरीर में विष अधिक ना फैले, मतलब सॉरी उसमें उसे अधिक ना दबाएं ये बोला जा रहा है। दबाएंगे तो वो फैल जाएगा। घाव को खरोचना और खुजलाना नहीं चाहिए, संक्रमण की संभावना बढ़ती है। घाव पर हल्का अमोनिया, नौसादर और चूने को बराबर मात्रा में लेकर लगाएं। 2-4 बूंद पानी की डाल लेनी चाहिए इसमें। गंभीर स्थिति में बारी बारी से ठंडा और गर्म सेक दें और प्राथमिक उपचार के बाद रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। बिच्छू का काटना, तो देखो बिच्छू की पूंछ में वक्राकार डंक होता है और जब वो डंक मारता है तो विष छोड़ देता है। विष नाड़ी तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐंठन और बेहोशी भी उत्पन्न कर सकता है। जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। सांस तेजी से चलने लगती है। काटे स्थान पर जलन होती है और बिच्छू के डंक का उपचार नहीं किया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब जानलेवा होता है इसका काटना। किस तरह से करें, काटने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध दें जिससे विष पूरे शरीर में ना फैले और बर्फ रख देने से कटे हुए स्थान पर दर्द कम हो जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कुत्ते काटने पर क्या करें, तो प्राय कुत्ते छेड़ने पर काट लेते हैं। तो कुत्ता अगर पागल है तो बिना छेड़े हुए भी काट सकता है। पागल कुत्ते को पहचानना सरल है। ध्यान से देखें तो पागल कुत्ते की पूंछ झुकी होती है, चेहरा भयानक हो जाता है और मुंह से झाग निकलता है, तो वो अकारण ही भौंकता रहता है बिना मतलब के। तो पागल कुत्ते के काटने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को पानी से डर लगता है, गले में दर्द होता है, भोजन नहीं निकल पाता। तो उपचार क्या कर सकते हैं, काटने पर घाव को तुरंत साबुन या स्प्रिट से धोएं। तुरंत अस्पताल भेजकर रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएं। इसमें बिल्कुल भी असावधानी ना करें। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो सकता है, तो काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है, इसलिए रेबीज़ का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। सांप के काटने पर क्या करें, विष की कुछ बूंदें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। सांप के काटने पर कटे हुए स्थान पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है, त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है और वहाँ पर विषदंत के जो छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं। इंसान को बेहोशी और निद्रा आ जाती है, आने लगती है। और जब कभी इस तरह की घटना घटित हो तो प्राथमिक उपचार करना चाहिए जिससे विष को फैलने से रोका जा सके। किस तरह से कर सकते हैं प्राथमिक उपचार, तो सांप के काटे हुए व्यक्ति को तुरंत शांतिपूर्वक लिटा दें, उसको सोने न दिया जाए। व्यक्ति को भय द्वारा उत्तेजित होने से रोकें जिससे विष का संचार तेजी से ना हो। सांप के काटने के स्थान से थोड़ा ऊपर रुमाल, टाई, जूते के फीते या फिर किसी और वस्तु से कसकर बांध दें। कसकर बांधने से शरीर में विष नहीं फैल पाता। मादक पदार्थ ना दें, मादक पदार्थ विष फैलाने में सहायक होता है। सांप काटे हुए व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं जितना जल्दी हो सके। विषैले कीड़े या जंतु के काटने पर अंधविश्वास में पड़कर झाड़ फूंक नहीं करना चाहिए बल्कि डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसमें हम देखेंगे सिलाई कला के बारे में, चैप्टर 7 में। तो कपड़ों को सिलना ही सिलाई कहलाता है। तो सिलाई की विधि दो तरह के मतलब सिलाई की जो विधियां हैं दो हैं।
मतलब नाप लेने की विधियाँ हैं, सॉरी। तो एक तो हम प्रत्यक्ष नाप लेते हैं और एक लेते हैं वक्ष या सीट की नाप से नाप निकालना। तो दो तरह से नाप लेते हैं। प्रत्यक्ष नाप में आता है कि शरीर के अंगों की नाप इंची टेप से ली जाती है, और जो वक्ष या सीट की नाप से नाप निकालना होता है, इस विधि में किसी व्यक्ति के वक्ष यानी कि जो हमारा सीना होता है, इसकी नाप से ही पूरी नाप निकाल ली जाती है। तो दो विधियों से नाप निकाला जाता है। सिलाई के उपकरण कौन कौन से हैं? तो ये सभी सिलाई के उपकरण हैं। देखो पूछा जाता है कभी कभी उपकरणों के बारे में, तो इनको ध्यान रखेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे। कैंची, फीता, इंच टेप, अंगुलिस्ताना, खड़िया, मिल्टन चौक, मशीन सुई और हाथ की सुइयाँ, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, बांस पेपर, अखबार, गुनिया, प्रेस, ये सभी जो हैं सिलाई के उपकरण हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है सिलाई करने में। तो सिलाई किट आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी किट है इसकी। सिलाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देख सकते हैं, हाथ से बखिया करना, जो हाथ से टाँके हम लगाते हैं, तो कभी कभी तो हम कह सकते हैं कि बखिया के टाँके एक दूसरे के बराबर होते हैं, इससे पक्की सिलाई हो जाती है और मजबूत होती है। एक होता है काज बनाना, तो बटन जब हम लगाते हैं तो उसके साथ हमें काज भी बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काज बनाते हैं। पैबंद लगाना, तो आपसे विधि तो पूछी नहीं जाएगी, तो मोटा मोटा तौर पर इसको देख लेते हैं। पैबंद लगाना मतलब जैसे कि हम कोई पैच लगा देते हैं, मान लो कोई जगह फट गई है, यहाँ पे फट गया है, तो इसी हिस्से में हम एक पैच लगा देते हैं, उसको ही हम कहते हैं पैबंद लगाना। तो इस तरह के पैचेस हम लगा सकते हैं बना करके, सेम कलर के या फिर अलग कलर के, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। जांघिया बनाना, इसकी विधि दी हुई है, तो विधि तो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये कुछ इस तरह से दी हुई है, झपला बनाने की विधि दी हुई है यहाँ पर। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, इनकी विधि आप चाहें तो देख सकते हैं। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। 8 चैप्टर है हमारा कढ़ाई कला। तो सुई या रंगीन धागों से वस्त्रों पर नमूना बनाने को ही कढ़ाई कहते हैं। तो कढ़ाई कला बहुत उपयोगी कला है और वस्त्रों की सजावट करने के लिए अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। कढ़ाई के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मशीन द्वारा कढ़ाई, हाथ द्वारा कढ़ाई, दो प्रकार की होती है कढ़ाइयाँ। तो मशीन द्वारा कढ़ाई की जाती है, एक की जाती है हाथ द्वारा, तो ये सस्ती और सुलभ होती है। तो बाज़ार से मशीन खरीदनी पड़ती है मशीन वाली कढ़ाई के लिए। बाकी कई तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं हाथ वाली कढ़ाई से। मेज पोस्ट तक या गिलाफ, रुमाल पर कढ़ाई कर सकते हैं। कढ़ाई में प्रयुक्त उपकरण आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वस्त्र कैसे होने चाहिए? कढ़ाई के लिए पक्के रंग का वस्त्र होना चाहिए। नमूना डिज़ाइन, नमूना भी वस्त्र के अनुसार छोटा या बड़ा होना चाहिए। रुमाल के लिए छोटा और मेज पोस्ट के लिए बड़ा नमूना होना चाहिए। ट्रेसिंग पेपर, ये पतला कागज होता है, चित्र पर रखने से चित्र दिखाई देता है और इसे नमूने के ऊपर रखकर नमूना उतार लेते हैं। कार्बन पेपर, तो ये सभी जो हैं कढ़ाई के हम कह सकते हैं उपकरण हैं। कार्बन पेपर, इससे भी कपड़े पर नमूना छापते हैं और कार्बन पेपर कई रंग के होते हैं, लाल, नीला, काला, सफ़ेद। तो वही इसे छापने के काम मतलब काम में लेते हैं हम। पेंसिल, ये नमूना उतारने और छापने का काम आती है। सुई भी कई प्रकार की होती है, पतली, मोटी और मशीन की सुई भी होती है। तो मैटी के लिए मैटी की सुई प्रयोग करते हैं। धागा भी इसमें काम में आता है, फ्रेम भी काम में आता है जिसमें लगा करके कपड़े को फिर कढ़ाई करते हैं। छोटी कैंची काम में आती है, कटाई किट, तो ये सभी चीज़ें होती है कढ़ाई के लिए। वस्त्र पर नमूना उतारने छापने की विधि दी हुई है, तो ये होती है कार्बन पेपर द्वारा या फिर लकड़ी के ठप्पों द्वारा। महीन कपड़ों को नमूने के ऊपर रखकर पेंसिल से नमूना छाप लेते हैं। कढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? तो ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं, ऐसा कोई ख़ास इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, आप चाहें तो देख लें इनको। कढ़ाई कला के लाभ वही है, देखो डेकोरेशन के काम आता है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसका। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। क्या? वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई उत्तम साधन है। कढ़ाई करने के लिए अनेक टाँकों और स्टिच का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कच्चा टाँका, काथा स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, बटन होल, लेजी डेजी, कश्मीरी स्टिच, साटन स्टिच, क्रॉस स्टिच। अभी हम लोग चेन स्टिच, स्टेम स्टिच और ये सब देखेंगे, ये दी हुई है नीचे।
आप देख सकते हैं, कुछ आपने देखा होगा, ये चैन स्टिच कहलाती है और ये स्टेम स्टिच, उल्टी बखिया भी कहते हैं इसे। इनके आप नाम याद रख सकते हैं, तो हो सकता है दूसरा पूछ लिया जाए इसका नाम। लेजी डेजी कढ़ाई ये होती है इस तरह की। बटन होल स्टिच ये कुछ इस तरह की होती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कढ़ाई से रिलेटेड था ये चैप्टर। तो जो भी मुख्य बातें थी वो मैंने करा दी हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बुनाई कला। तो ठंड में हमने शरीर की सुरक्षा के लिए हम जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो ऊन से बने होते हैं। तो ये जो ऊन से हम बनाते हैं इनको, वही उसका जो प्रोसेस होता है उसको ही हम बुनाई कहते हैं। तो ये घर पर बुने हुए अब तो बहुत कम लोग पहनते हैं, तो पहले बहुत होता था। तो ऊन हमें कहाँ से मिलता है एक बार देख लेते हैं। ऊन हमें भेड़ों से मिलती है। भेड़ों के बाल से ही ऊन बनाया जाता है और भेड़ के बाल ठंड से उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार बकरी, ऊँट, खरगोश आदि के बालों से ऊन बनाया जाता है। मैरिनो और अंगोरा जाति की भेड़ों से अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है। देखो इनकी जाति, ये पूछा जा सकता है किसकी जातियाँ हैं, तो भेड़ की जाति हैं, ये ध्यान रखेंगे। साल में एक बार भेड़ के बाल काटे जाते हैं और जब जाड़े का मौसम समाप्त होने को होता है, गर्मी आने को होती है, तब भेड़ों को बालों की ज़रूरत नहीं होती। उसी समय भेड़ों के बाल काट लिए जाते हैं। तो इन बालों में कांटे, गंदगी और चिकनाई होती है। बालों को साफ करने के लिए समेट कर सुतलियों से बांध दिया जाता है। अब इस ऊन की सफाई की जाती है। तो इसके बाद मशीनों की सहायता से ऊन की ऐंठन निकाली जाती है और अंत में इसे धागे के रूप में कात लिया जाता है। इसी ऊनी धागे से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तो बालों से दो प्रकार के ऊन बनते हैं, जैसे कि एक तो ऊन होता है इससे घर में स्वेटर, टोपा, मोजा बनते हैं, और एक होता है महीन ऊनी धागा, इससे कपड़े मशीनों द्वारा बुने जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो रेडीमेड आपके ऊनी वस्त्र जो आते हैं बारीक ऊन से बने होते हैं। बुनाई का अर्थ क्या है, देखो कलात्मक ढंग से ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनदार जो वस्त्र तैयार करते हैं वही बुनाई है। और स्वेटर, टोपा, मोजा, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक ये सभी जो है इसी कला के द्वारा तैयार होते हैं। बुनाई के दो प्रकार होते हैं, हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। तो हाथ द्वारा जो बुने होते हैं सस्ते और टिकाऊ होते हैं। मशीन द्वारा बुने हुए महंगे होते हैं और ये दोबारा उधेड़ कर भी बुन नहीं सकते, जबकि हाथ वाले हम दोबारा भी उधेड़ कर दूसरा वस्त्र को ही बना सकते हैं। स्वयं बुनाई के लाभ आप देख सकते हैं। ऐसा कोई इससे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, आप चाहें तो इनको पढ़ लें। बाकी ऊन का चुनाव करते समय हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ऊन मुलायम होनी चाहिए और दिन में ही ऊन खरीदे, रंग वगैरह की पहचान अच्छी हो जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखें। ऐसा कोई इससे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, चाहे तो पढ़ सकते हैं। सिलाई के इसमें नंबर दिए हुए हैं, किस तरह से हम सिलाई का चुनाव कर सकते हैं एक बार चलो पढ़ लेते हैं इसको। बाजार में कई प्रकार की ऊन, स्वेटर आदि बुनने वाली सिलाइयाँ मिलती हैं। बुनाई में अच्छे किस्म की सिलाई भी उपयोग करनी चाहिए जो चिकनी, नोकदार और कालिख न छोड़ती हो। तो पतले ऊन के लिए पतली, जैसे 11 या 12 नंबर की सिलाई। मोटी ऊन के लिए 9 या 10 नंबर की सिलाई। अधिक मोटे ऊन के लिए 6 से 8 नंबर की सिलाई। यानी कि कहने का मतलब है जो पतली है उसके लिए ज़्यादा नंबर की और जो मोटी है उसके लिए कम नंबर की सिलाई प्रयोग करें। स्वेटर का बॉर्डर 11 या 12 नंबर की सिलाई से बुना जाता है। बाकी ऊन का गोला बनाते हैं लपेट कर हाथ के चारों तरफ या फिर पैरों के चारों तरफ लपेट कर भी बना लेते हैं। तो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये, यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं। फंदा डालना यहाँ पर सिखाया हुआ है। ये तो स्कूल के बच्चों के लिए है वैसे प्रोसेस, कोई ऐसा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। सीधा फंदा, उल्टा फंदा दिया हुआ है। फंदे बढ़ाना यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले इससे। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। तो यहाँ पर देखो कई तरह की बुनाई दी हुई है। जाली कैसे बनाते हैं और ये इस प्रोसेस दिया हुआ है। तो बुनाई कला में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पाक कला, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पहले दिया हुआ है पाकशाला क्या है। तो वो स्थान जहाँ आपके लिए खाना और नाश्ता पकाया जाता है उसे पाकशाला या फिर रसोई घर कहते हैं। क्या क्या काम किए जाते हैं रसोई घर में।
जैसे बाजार से वस्तु का आना, सामग्री का संचय करना, भोजन पकाने की तैयारी करना, भोजन पकाना, भोजन परोसना, ये सब काम जो है रसोई घर में होते हैं। तो रसोई कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की होती है रसोई। भारतीय शैली में होगी आपकी और विदेशी शैली में। भारतीय शैली में जो होती है ये शैली अत्यंत प्राचीन है और भोजन पकाने की व्यवस्था ज़मीन पर की जाती है। परिवार के सदस्य पटरे पर बिछाकर या फिर आसन बिछाकर भोजन करते हैं और खाना पकाने के लिए सुविधानुसार चूल्हे, अंगीठी, स्टोव, गैस का प्रयोग किया जाता है और शैली में खाना पकाने का कार्य पटरे पर बैठकर किया जाता है, यानी कि बैठ कर के इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती है। दूसरी होती है आपकी विदेशी शैली। तो ये आधुनिक शैली है जो आजकल ज़्यादातर घरों में देखने को मिलेगी। तो इसमें खड़े होकर खाना पकाया जाता है और इसमें ऊंचे चबूतरे पर रखा रहता है, जैसे शेल्फ लगी होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से गैस रखी होती है, यहाँ पर चूल्हा रखा रहता है और खड़े होकर खाना बनाया जाता है। तो क्या क्या ध्यान रख सकते हैं पाकशाला के लिए, ये पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। ना तो आकार बहुत छोटा हो ना ज़्यादा हो, और शुद्ध वायु आवागमन होना चाहिए, उचित व्यवस्था पानी की होनी चाहिए और खाद्य सामग्री ऐसे रखी होनी चाहिए कि आसानी से प्रयोग में आ सके। चूल्हे और अंगीठी का प्रयोग किया जाता है तो चिमनी का प्रयोग करें धुएं निकलने के लिए। फर्श और नालियाँ साफ़ होनी चाहिए और कूड़ा डालने के लिए ढक्कनदार कूड़ेदान होना चाहिए किचन में। ईंधन की बात करें तो ईंधन के बारे में दिया हुआ है, जिस वस्तु को आग की सहायता से जलाकर उसकी गर्मी से भोजन को विविध रूपों में पकाया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। तो ईंधन के प्रकार होते हैं जैसे कि ठोस ईंधन, बुरादा, तरल, गैस और विद्युत। तो ये इस 5 प्रकार के होते हैं ईंधन। ठोस ईंधन में क्या होता है, इसमें लकड़ी, कंडा, पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला, ये सब आते हैं और इनका प्रयोग चूल्हे और अंगीठियों में किया जाता है। तो चूल्हे भी 3 प्रकार के होते हैं, सादा या एक मुंह वाला चूल्हा, 2 मुंह का चूल्हा और हैदराबादी चूल्हा। तो ये दिए हुए हैं टाइप चूल्हे के। सावधानियां दी हुई हैं यहाँ पर कुछ, आप चाहें तो पढ़ लें इनको। गैस का चूल्हा, तो गैस का चूल्हा जो है अब ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, विज्ञान की देन है ये। एक से अधिक बर्नर वाला होता है जिसको रेगुलेटर की सहायता से सिलेंडर में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटर में एक नॉब लगी होती है जिसे ऊपर करने पर गैस चूल्हे तक पहुंचती है, नॉब नीचे करने पर गैस सिलेंडर में बंद हो जाती है, फिर चूल्हे तक नहीं पहुंच पाती। इसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे इसका। स्टोव भी होता है, स्टोव तरल ईंधन के अंतर्गत आता है। तो इसमें तरल ईंधन में मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। स्टोव भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पंप वाला स्टोव, बत्ती वाला स्टोव। तो ये देखो ओवरऑल मिला करके हमें ईंधन का यूज़ बता रहे कि किस चूल्हे में किस ईंधन का हम यूज़ करते हैं। तो तरल ईंधन का यूज़ हम करते हैं स्टोव में। स्टोव से रिलेटेड कुछ सावधानियां दी हुई हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इनको। अंगीठी, फिर आती है अंगीठी। अंगीठी 2 प्रकार की होती है, कोयले की और बुरादे की। तो एक में तो हम कोयला यूज़ करते हैं और एक में लकड़ी का बुरादा हम यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, चाहे तो इनको पढ़ लें। हीटर, फिर आती बात हीटर की। तो विद्युत ईंधन से चलने वाले यंत्र होते हैं हीटर, टोस्टर। इनको जलाने के लिए तार में प्लग लगाकर स्विच बोर्ड में एक सिरा तथा दूसरा सिरा हीटर में लगा दिया जाता है, फिर स्विच ऑन करने पर हीटर का एलिमेंट लाल हो जाता है। विद्युत में एक तरह से हम माइक्रोवेव को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो भी बिजली से ही चलता है। तो हाँ देखो ये आ गया यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसके देख लें। तो माइक्रोवेव के बारे में भी आ गया है। माइक्रोवेव या फिर इंडक्शन चूल्हा आपने देखा होगा, अब ये चलन में है। तो चूल्हा खाना पकाने और गर्म करने का, ये जो चूल्हा है ये खाना पकाने का और गर्म करने का भी एक यंत्र है, विद्युत चालित है ये और कम समय में बन जाता है स्वादिष्ट खाना इसमें। इसके बर्तन अलग होते हैं और विभिन्न व्यंजन को बनाने के लिए इसमें लगी बटन की सहायता से टाइम सेट कर दिया जाता है और इससे खाना बन जाता है। तो इसमें ना तो धुआं निकलता है, ना ही आग निकलती है और बिजली खपत कम होती है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, तो काफ़ी अच्छा साधन है ये खाना बनाने का।
तो ईंधन की मितव्ययिता के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि वही कि ईंधन व्यर्थ में जलाकर नष्ट ना करें, यही सब बातें हैं इसमें, और कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इसमें, गीली और सूखी वस्तुओं के नाप तोल का ज्ञान। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नाप तोल की परिभाषा। जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा कटोरी, गिलास और कप की सहायता से ज्ञात करते हैं तो हम उसे नाप कहते हैं, और जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा तराजू की सहायता से ज्ञात करते हैं तो उसे तोल कहते हैं। तो मतलब ये नाप तोल अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही किसी बर्तन से नापना उसको हम नाप कहते हैं, और तोलना जो है तराजू से उसको हम कहते हैं तोलना। तो नाप तोल के पैमाने क्या क्या हैं देखो, देख लेते हैं। जो हम नापते हैं किसी बर्तन से वो इस तरह से नापते हैं, जैसे कि 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर होता है, 10 डेसीलीटर 1 लीटर होता है, और 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है। बेसिकली ज़्यादातर लोग ये याद रखते हैं और इसी से बाकी इकाइयाँ बना लेते हैं। 10 डेकालीटर में 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर में 1 किलोलीटर। तो ये नाप आप याद रख कर लेंगे तो काम आएगी। तोल के क्या हैं आपके नाप, देखो जो हम बर्तन में तोल रहे थे नाप रहे थे वो लीटर में हम नाप रहे थे, लेकिन जो हम तोलते हैं वो ग्राम में तोलते हैं। जैसे कि 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर कितना, ये 1 डेसीग्राम होता है, 10 डेसीग्राम मतलब 1 ग्राम होता है, और 100 सेंटीग्राम मतलब 1 ग्राम। दस हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम में होता है आपका 1 हेक्टोग्राम, और 1000 ग्राम में होता है 1 किलोग्राम। तो आप अगर बाकी चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं तो पहले देखो इसको याद कर लें और इसके सहारे से फिर याद कर लें बाकी चीज़ों को। 100 किलोग्राम होता है 1 क्विंटल। अब देख लेते हैं हम नाप तोल के साधन कौन कौन से हैं, किन चीज़ों से हम नाप तोल कर सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ जैसे आटा चावल, इनको हम कटोरी से नापते हैं। कप से हम चाय बनाने और दूध नाप कर डालने में हम प्रयोग करते हैं इसे। तरल और ठोस पदार्थों को नापने के लिए गिलास की सहायता लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को जैसे दूध दही वगैरह इनको हम गिलास की सहायता से नाप सकते हैं। इसे ठोस पदार्थों को भी नापने में हम यूज़ में ले सकते हैं गिलास को। छोटे चम्मचों का प्रयोग हम चाय, चीनी, हल्दी, धनिया, बड़े चम्मचों का प्रयोग घी और तेल नापने के लिए करते हैं। तराजू की सहायता से हम ठोस खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त जैसे धातु होती है हमारी, लोहा, तांबा, इन सब को भी माप सकते हैं। और इसके साथ ही हम अनाज, सब्जियां, फल, मेवा इनको भी तोलने के लिए तराजू का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा जब सामान आप खरीद कर लाते हैं तो इन्हीं से तोला जाता है। तरल पदार्थों की नाप जो है सदैव लीटर से ली जाती है, लीटर से की जाती है, जो आपकी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं। और इससे हम दूध, दही, सरसों का तेल, घी, मिट्टी के तेल आदि की माप कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में देखो बाकी कुछ खाद्य पदार्थों को बनाना सिखाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं एक ऐसे ही ऊपर से। इसकी कोई रेसिपी तो पूछी नहीं जाएगी आपसे एग्ज़ाम में, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं इन बुक्स को, तो इसमें कोई रेसिपी नहीं पूछी जाएगी। बस ऐसे ही आप चाहें तो देख लें इनको। तो साबूदाना दिया हुआ है इसमें रेसिपी, टमाटर का सूप दिया हुआ है, चाहे तो इसमें से रेसिपी सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी ये वाला चैप्टर पाक कला से संबंधित। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गृह प्रबंध, और इसमें ज़्यादा कुछ खास हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर हम देखें तो कुछ खास चीज़ें इसमें हैं नहीं। तो इसमें बस ये देख लेते हैं गृह प्रबंध होता क्या है। तो इसमें दिया हुआ है ये यहाँ पर, घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनका उचित रखरखाव ही गृह प्रबंध है, या फिर हम कहें घर की समस्त वस्तुओं का उनके उपयोग के अनुसार घर में रखरखाव करना ही गृह प्रबंध होता है, यानी घर का प्रबंध। तो कुछ विशेष बातें इसमें ध्यान रखने की होती हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच और हमारी आदतों से होता है। ये आदतें हमें अपने अंदर ही विकसित करनी होंगी, और अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में बात भी करते रहना चाहिए। गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीकों को भी जानना चाहिए।
घर में जब भी कोई नई वस्तु आए, घर के सभी सदस्यों को उसके प्रयोग के तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए कि किस तरह से प्रयोग में लानी है। और घर के उचित प्रबंधन में समय पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के सभी सदस्यों को नित्य कर्म, नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित समय पर कर लेने चाहिए। तो ये सभी जो हमारी आदतें होती हैं या फिर घर में सामान की व्यवस्था होती है, ये सभी हमारा आता है गृह प्रबंध में। तो बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। लास्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा इस क्लास का धुलाई कला। तो धुलाई कला में वही कपड़े धोने या फिर बाकी की साफ़ सफाई का काम इसमें आ जाता है। तो वैसे बेसिकली इसमें वस्त्रों की सफाई के बारे में ही बात की जा रही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कुछ खास बातें हैं। तो वस्त्रों की नियमित धुलाई और शारीरिक स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, नहीं तो बदबू आने लगती है कपड़ों से और कीटाणु फैलते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। तो वस्तुओं को धोने का प्रमुख कारण बताएं क्या क्या हैं। तो ये है वस्त्रों की सफाई के लिए, दुर्गंध दूर करने के लिए, कपड़ों की सुंदरता के लिए, कपड़ों की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तित्व में निखार के लिए। और धोने से क्या क्या लाभ हैं। वस्त्र सुंदर दिखते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न रहता है और दूसरों के साथ उठने बैठने और बातचीत करने में हिचक महसूस नहीं होती, कॉन्फिडेंट आप महसूस करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है और पहनने, ओढ़ने, बिछाने और अन्य उपयोग में आने वाले वस्त्रों की नियमित धुलाई आवश्यक है। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं वस्त्रों को धोने से पूर्व कुछ बातों का। सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग धोएं। रोगी व्यक्ति कपड़ों को अलग बर्तन में उबालकर धोकर धूप में सुखाए। फटे वस्त्र को धोने से पूर्व मरम्मत कर लें और नहीं तो वे अधिक फट सकते हैं। कपड़ों में दाग लग गया हो तो उसे पहले छुड़ा लें और जंग वाले पिन, लोहे की बकल आदि धोने से पहले निकाल लें। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए सामान किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कपड़े धोने से पूर्व उसे पानी या साबुन के घोल में भिगो दें। कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ या डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी से भी वस्त्रों को धोकर उसकी गंदगी दूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गंदे होने पर सर्फ या साबुन से ही धोएं। तो सर्दियों में सूती वस्त्र धोने के लिए गर्म पानी सही रहता है और गंदे हिस्से को ब्रश से रगड़कर साफ करें। कपड़ा पटकने और पीटने से जल्दी फटता है, तो हाथ या फिर नरम ब्रश से रगड़कर धोएं। कपड़ों को साफ पानी से तब तक धोएं जब तक कि कपड़े में से सारा साबुन ना निकल जाए। तो कपड़े धोने के बाद एक प्रोसेस आपका होता है नील लगाना। कपड़े धोने के बाद हम इसे करते हैं सफ़ेदी लाने के लिए, वाइट कपड़ों में हम लगाते हैं इसको। एक हम करते हैं कलफ लगाने का काम। तो वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए ये कलफ लगाया जाता है और ये पहले बहुत यूज़ किया जाता था, अब तो बहुत ही कम करते हैं। तो ये आपका कलफ लगाते हैं हम मैदा से, अरारोट, चावल या फिर साबूदाना से। इसको पानी में पका करके जब कलफ हम कपड़ों में लगाते हैं, जिन कपड़ों में कलफ लगाना हो उन्हें कलफ के पतले घोल में डुबोकर निचोड़ लें। और फिर कपड़े सफ़ेद हों, यदि कपड़े सफ़ेद हों और उनमें नील तथा कलफ दोनों की आवश्यकता हो तो नील के घोल में ही कलफ डालकर कपड़ों को डुबोएं और तुरंत निचोड़कर फैला दें। तो धुलने के बाद वस्त्रों में सिकुड़न आ जाती है, तो उनकी सिकुड़न प्रेस करके दूर करें। सूती कपड़ों को नम करके प्रेस करने से सिकुड़न आसानी से दूर होती है। कुछ सुझाव भी हैं धोने से, वस्त्रों को धोने से संबंधित। घर के प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र धोने में सहायता करें। शरीर पर धारण किए जाने वाले अंत वस्त्र जैसे बनियान, जांघिया आदि नित्य धोकर धूप में सुखाएं और बच्चे भी शुरू से ही अपने वस्त्र धोने का कार्य करें, इससे उनमें स्वस्थ आदतों का विकास होगा। तो ये थी हमारी होम साइंस की क्लास 6 की किताब। अब हम इसके बाद करेंगे क्लास 7 की पूरी बुक। तो ये आपके यूपी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी, जिसमें भी गृह शिल्प से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और भी वीडियोज़ के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।